नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ठोसों की विलेयता, और आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। पहला कारक क्या है, विलेय व विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय एवं विलायक की प्रकृति किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ठोस विलेय होते हैं, क्या होते हैं, जो ठोस विलेय होते हैं, ये अवस्था में दो प्रकार के होते हैं। ठोस विलेय कितने प्रकार के होते हैं अवस्था में? दो प्रकार के। ठोस विलेय अवस्था में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, ठीक है। और दूसरा होता हमारा सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस, ठीक है, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। आयनिक ठोस जो होता है ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। और सहसंयोजी जो ठोस होता है ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है। अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। अब अगर एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हम लोग NaCl, KCl, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। यानी NaCl और KCl ये क्या है, ये आयनिक यौगिक हैं, यानी आयनिक ठोस हैं। तो ये सभी जो है जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि हमारा जो जल होता है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। अब जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये जल है, ठीक है। तो जल में क्या होता है, कुछ जल की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसके दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, कौन से, यानी यहाँ पे जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है या जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, दोनों हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाता है किसके, ऑक्सीजन के, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है धन आवेश। और ये जो आवेश होता है ये आंशिक होता है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से दिखाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव से दिखाते हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर
इसके ऊपर आ गया निगेटिव और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो गई, ध्रुवीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, NaCl और KCl क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं या विलय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सहसंयोजी ठोस में, तो सहसंयोजी जो ठोस होते हैं ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कौन से, अध्रुवीय, यानी जिसमें ध्रुवता नहीं होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है नेप्थालीन। नेप्थालीन, अब यहाँ पे जो नेप्थालीन है ये सहसंयोजी ठोस है। ये किस में घुलनशील होता है, ये बेंजीन में। बेंजीन में क्या होता है, विलय होता है या घुलनशील होता है। इसका जो है, इस बात की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विलयता में हमने बताया था कि यहाँ पर जो नेप्थेलीन होता है वो बेंजीन में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक खास बात की कि जो ठोस की जो विलयता होती है, विलय ठोस की विलयता होती है, वो दो मुख्य तथ्यों पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो विलयता होती है, विलयता वो किस पर निर्भर करती है, जालक ऊर्जा के ऊपर। किसके ऊपर, जालक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। और साथ ही साथ जो है जल योजन ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। जो ठोसों की विलयता होती है वो जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है, के ऊपर जो है ये निर्भर करती है। ठीक है, ठोसों की विलयता जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, जालक ऊर्जा यहाँ पे लिख सकते हैं, जालक ऊर्जा। ये लिख सकते हैं भी, जालक ऊर्जा। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा किसके पास होती है, जो आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, उनके पास जालक ऊर्जा होती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब वास्तव में ये जालक ऊर्जा होती क्या है, तो हम लोगों को पता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, तो उन आयनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, आयन से होता है। किससे होता है, आयन से होता है। तो अब यहाँ पे जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, और यहाँ पर जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय जालक होती है, जालक के रूप में होती है, यानी एक जाल जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग जालक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिकों की जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय जालक के रूप में होती है। तो उन्हीं क्रिस्टलीय जालकों का जो निर्माण होता है तो किससे होता है, आयनों से होता है। किससे होता है, आयनों से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले एक लाइन में, अगर इसको हम परिभाषित करें कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मोल ठोस का या क्रिस्टलीय ठोस का, उसके आयनों से निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग जालक ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो आयन हैं। कौन से हैं, दो आयन हैं, और ये जो आयन होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आयन है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक हमारे पास दूसरा आयन है, ये भी गैसीय अवस्था में है जो कि निगेटिव है। अब ये जब दोनों आयन आपस में मिलेंगे, ठीक है, M पॉजिटिव X निगेटिव, ये दोनों आयन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। M पॉजिटिव होता है, X निगेटिव होता है, और ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और साथ साथ क्या निकलेगी, यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ पर साथ साथ क्या मुक्त होगी, ऊर्जा। तो यहाँ पर जब दो गैसीय आयन, ठीक है, यानी दो मुक्त गैसीय आयन जब मिलेंगे तो एक ठोस आयनिक यौगिक का निर्माण होगा, क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होगा, और साथ साथ जो ऊर्जा मुक्त होती है इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। अब जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसको अब यहाँ पे जो आयन है वो किस प्रकार से मिल करके, यहाँ पर जो आयन है गैसीय, मुक्त गैसीय आयन है, किस प्रकार से मिल करके जालक की रचना बनाते हैं, जालक की संरचना का निर्माण करते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयन बहुत सारे हमारे पास धन आयन है और बहुत सारे हमारे पास ऋण आयन है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से संगठित होते हैं। ये हमारे पास हो गया
प्लस। इस तरीके से प्लस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी जो माइनस हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे धन आयन और बहुत सारे ऋण आयन आपस में मिल करके जालक, यहाँ पर इस संरचना को क्या बोल सकते हो, जालक संरचना बोल सकते हो, जालक संरचना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन मिल करके जालक संरचना का निर्माण करते हैं। और जब ये दोनों धन आयन और ऋण आयन पास में आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हैं, और जब ऊर्जा को मुक्त करेंगे तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं और बहुत तेजी से गति कर रहे होते हैं। और जब ये दो आयन पास में आते हैं तो इनकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, और इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऊर्जा को क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा को कम करेंगे, मुक्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहा जाता है जालक ऊर्जा। ठीक है, तो डिपेंड करता है किसी ठोस विलय की जो विलेयता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, जालक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। और साथ साथ जल योजन ऊर्जा। अब जल योजन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा को अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये जल योजन ऊर्जा किसे कहते हैं इसको भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आयन हैं, क्या है, हमारे पास बहुत सारे आयन हैं। ये हो गया हमारा धन आयन और ये हो गया हमारा ऋण आयन। ठीक है, अब यहाँ पर धन आयन, ऋण आयन। अब जब अगर हम किसी आयनिक यौगिक को क्या करते हैं, जल के अंदर डालते हैं, तो जल के अंदर कौन है, जल के अंदर जल के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं। ठीक है, और वो जो अणु होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ध्रुवीय रूप में होते हैं, यानी ध्रुवीय होते हैं। अब यहाँ पे समझना इस बात को कि जब हम आयनिक यौगिकों को जल में डालते हैं तो वे आयनिक यौगिक क्या हो जाते हैं, जल में आयनित हो जाते हैं, यानी आयनों में टूट जाते हैं। यानी अगर कोई आयनिक यौगिक है तो वो जल में टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा धन आयन और दूसरा क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। तो वहाँ पर जब जल के अंदर ठोस विलय जो है आयनित हो जाएंगे तो जो जल के अणु जो ध्रुवीय हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय। ध्रुवीय का रूप क्या मतलब होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये जल का एक अणु है और ध्रुवीय जब ध्रुवीय रूप में होगा तो ये एक इसका जो सिरा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और एक सिरा जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, इन आयनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये जो जल के अणु हैं जो ध्रुवीय रूप में होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, ये आयनों को क्या करते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं। अब कैसे घेरते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक सिरा धन वाला होता है, धनात्मक, और एक सिरा होता है ऋणात्मक। तो हम लोगों को पता है कि समान जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई धन आयन है, क्या है, कोई धन आयन है। तो अब इस धन आयन के चारों ओर क्या हो जाएगा कि जल के जो अणु हैं इसको चारों ओर से घेर लेंगे, कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएंगे। अब यहाँ पे प्लस आवेश है, अगर यहाँ पर ये मान लीजिए ये धन आयन है तो ऐसी स्थिति में इसके पास आएगा ऋण आयन, ऋण वाला सिरा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से ये हो जाएगा ऋण, मतलब ऋणात्मक, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ऋण और ये प्लस, ये प्लस और ये ऋण, ये ऋण, ये प्लस,
ठीक है, ये प्लस, ठीक है। कुछ इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। तो समझना इस बात को है कि जब ये ध्रुवीय अणु, जल के ध्रुवीय अणु इन आयनों के पास में आते हैं तो क्या होता है कि ये ऊर्जा को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा को मुक्त करते हैं। और जितनी ऊर्जा को मुक्त करते हैं वही ऊर्जा क्या कहलाती है? जल योजन ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पे समझना कि जब ये जल के अणु आयनों को चारों ओर से घेरते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जल योजन। क्या कहते हैं? जल योजन। यानी जल के अणुओं द्वारा आयनों को चारों ओर से घेरना जल योजन कहलाता है। और जब ये अणु, जल के ध्रुवीय अणु इन आयनों को चारों ओर से घेरते हैं तो वहां से ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा को मुक्त करते हैं। और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के ऊपर ही डिपेंड करती है क्या? ठोस विलय की विलेयता। अब अगर चाहें तो इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसकी परिभाषा लिख सकते हैं? जालक ऊर्जा की और जल योजन ऊर्जा की। तो इनकी परिभाषा भी हम लिख देते हैं। जालक ऊर्जा की परिभाषा यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे जालक ऊर्जा की परिभाषा लिख देते हैं। एक मोल ठोस का, एक मोल ठोस का, एक मोल ठोस का उसके मुक्त गैसीय आयनों से, मुक्त गैसीय आयनों से निर्माण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी एक मोल ठोस का उसके मुक्त गैसीय आयनों से, यानी उसके मुक्त गैसीय आयनों से निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एक मोल ठोस का अगर हमको निर्माण करना है आयनिक ठोस का तो उसके मुक्त गैसीय आयनों से निर्माण होगा। तो एक मोल ठोस के निर्माण में जो मुक्त ऊर्जा होती है, यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। और जल योजन ऊर्जा की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि एक मोल ठोस के जल योजन पर, एक मोल ठोस के जल योजन पर मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? जल योजन ऊर्जा कहलाती है। यानी जब एक मोल ठोस का जल योजन होगा, एक मोल ठोस का जल योजन होगा तो क्या कहला, जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे क्या कहेंगे? जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया पहला फैक्टर जो कि है विलय व विलाय की प्रकृति। मतलब विलय और विलाय की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है क्या? ठोसों की विलेयता, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला फैक्टर और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कारक की ओर। अगला कारक है ताप का प्रभाव। यानी ताप का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है ठोसों की विलेयता को। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो यानी ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो अधिकांशतः ये होता है, सामान्यतः ये होता है कि अगर कोई ठोस है और उसको घोला जा रहा है, यानी उसको विलय किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो विलेयता होती है वो बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो होता यह है कि अगर, मतलब अधिकांशतः यही होता है कि अगर हम लोग जो है ताप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं,
तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ती है, मतलब उनकी विलेयता बढ़ जाती है। विलयन में विलेय की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें विलेय क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो विलेयता बढ़ती है। परंतु कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, परंतु क्या होता है, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं Li2CO3, ठीक है, CO3 यानी लिथियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CO3, NaOH, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, के लिए बोल सकते हैं, के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं, अगर इनका विलयन तैयार किया जा रहा है, तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं इनका, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विलेयता घट जाती है। के लिए ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पे क्या होता है, विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ला सातेलिए। क्या नाम है, ला सातेलिए। उन्होंने एक नियम दिया था, ला सातेलिए के अनुसार, ला सातेलिए के नियमानुसार, इनके नियमानुसार क्या होता है कि जिन ठोसों को या जिन ठोस विलेय को विलायक में घोलने पर, जिन ठोस विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर या वृद्धि करने पर उनकी विलेयता घटती है। यानी इन साइंटिस्ट ने क्या बताया, ला सातेलिए ने क्या बताया कि जिन ठोस विलेय को अगर विलायक में घोला जाता है, क्योंकि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो वहाँ पे ऊष्मा क्षेपण होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और दूसरा ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई किसी विलेय पदार्थ को, ठोस विलेय पदार्थ को किसी विलायक के अंदर घोल रहे हो, तो वहाँ एक प्रोसेस तो होना तय है, या तो ऊष्मा का शोषण होगा या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसे ठोस विलायकों को जब आप घोलोगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनकी विलेयता घट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी ताप बढ़ाने पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विलेयता बढ़ती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता घटती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कारक। अब हम जानेंगे तीसरा कारक, जो है कि है दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव, तीसरा कारक क्या है, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, दाब का प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से होता है दाब का प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो द्रव होता है, द्रव व ठोस, ये कैसे होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इनका कोई खास प्रभाव इनके ऊपर दाब का नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी द्रव व जो ठोस होते हैं ये अधिक असंपीड्य होते हैं, अधिक क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब इनको अगर हम लोग दबाते हैं तो इनके अणुओं के जो अंतराणविक दूरी है उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना घटती है ना बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोला जाएगा कि ये सभी जो है ठोस व द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और अगर यहाँ पर ठोस व द्रव के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि ठोसों की दरों की विलेयता के ऊपर, ठोसों की दरों में विलेयता के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ठोसों की दरों में
विलेयता, ठोसों की दरों में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, विशेष प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दाब का प्रभाव, यानी ठोसों की दरों में विलेयता का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दरों व ठोस दोनों अधिक असंपित होते हैं, मतलब इनके ऊपर दाब लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। और इस तरीके से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।